Hello friends, how are you? Hope you all are happy and fine. Hi, this is your friend Advait Pavaskar. But the question goes to Praveen Kumar, an Australian citizen. क्वेश्चन में क्या लिखा है? कौन सा सिटीजन है? ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, मतलब इंडियन सिटीजन नहीं है. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन नहीं है. केम टू इंडिया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन फर्स्ट टाइम, मतलब इससे पहले कभी नहीं आया, ऑन 11 अक्टूबर 2019. पहली बार इंडिया में आ रहा है, मतलब इससे पहले वो इंडिया में कभी नहीं आया. पहली बार कब आ रहा है? 11 अक्टूबर 2019. तो हमारा प्रीवियस 1920 में आ रहा है. He returned to Australia after staying up to 10th of June 2020. 10 जून 2020 तक वो इंडिया में. हमारा साल तो 31 मार्च में ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद का तो हमको पीरियड काउंट भी नहीं करना है. Determine his residential status for the assessment year 2020-21 was asked in October 2011. क्या क्या दिया है? ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, पहली बार इंडिया में आ रहा है. कौन सी तारीख में आ रहा है? 11 अक्टूबर. और रिटर्न कब जा रहे हैं? 10 जून. हमको तो सिर्फ 31 मार्च तक ही कॉन्सेंट्रेट करना है. कैलकुलेशन ऑफ स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-20. तो कब आ रहा है इंडिया में? फर्स्ट टाइम ऑन 11 अक्टूबर. तो अक्टूबर से पहले तो कभी नहीं आया. तो अक्टूबर से पहले अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सारे महीने में 0. अक्टूबर के 11 तारीख को आ रहा है. क्वेश्चन में लिखा 11 अक्टूबर, 11 तारीख को आ रहा है. तो इसका मतलब आने वाला दिन, डे ऑफ अराइवल 11 तारीख से वो इंडिया में. तो पहले वाले 10 दिन इंडिया में नहीं है. अक्टूबर का टोटल महीना होता है 31 डेज, उसमें से 10 दिन इंडिया में नहीं है, मतलब बचे हुए 21 डेज ही इज इन इंडिया. नवंबर का पूरा, दिसंबर का पूरा, जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च पूरा, उसके बाद भी अप्रैल में जून तक वो इंडिया में ही है, लेकिन वो हमको काउंट नहीं करना. हमारा प्रीवियस ईयर तो 31 मार्च 2020 में कंप्लीट होता है. क्वेश्चन में तो लिखा वो अप टू 10th ऑफ जून तक है, लेकिन वो हमारे कुछ काम का नहीं है. हमारा प्रीवियस ईयर तो मार्च 2020 में खत्म हुआ. सो 21, 30, 31, 31, 29, 31 टोटल डेज हो गया 173 डेज. ये आपका पहला वर्किंग. दूसरे वर्किंग नोट अगर हम लोग पिछले 10 साल की बात करेंगे, ये नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन मैंने समझने के लिए लिखा है. पिछले अगर 10 साल की बात करेंगे तो वो इंडिया में कभी आया ही नहीं. जब इंडिया में आया ही नहीं तो हर साल उसका स्टेटस क्या होगा? नॉन रेसिडेंट. वो रेसिडेंट है ही नहीं. तो लिखा फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार आया था. फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 11 अक्टूबर 2019, मतलब इससे पहले वो इंडिया में कभी आया ही नहीं. तो पिछले 10 साल में उसका स्टे इंडिया में क्या है? 0 है. सो फॉर ऑल द 4 years, ऑल द 10 years, सॉरी, his status in India is non-resident. Now, Shri Praveen Kumar is an Australian citizen. Australian citizen है. He will become resident in India in the previous year 1920 if he satisfies any one of the following 2 basic conditions. पहला कंडीशन क्या है? प्रीवियस ईयर में उसका स्टे कितना होना चाहिए? 180 डेज और मोर. कितना स्टे हमने काउंट किया है? The total stay we have counted is 173 days. तो 173 days condition is not satisfied. और फिर पहला नहीं होता तो दूसरा चेक करना है. सेकंड में ए कंडीशन, he is in India for 365 days or more during the period from 1st April 2015 to 31st March 2019. प्रीवियस ईयर छोड़कर पिछले 4 साल में उसका स्टे इंडिया में 365 होना चाहिए. इधर तो 0 है, पहले तो कभी इंडिया में आया ही नहीं. टोटल इज 0. सो कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड. 1920 में कम से कम 60 डेज होना चाहिए. 173 डेज है, ये सेटिस्फाइड हो रहा है. सेकंड बी, लेकिन सेकंड कंडीशन पूरा होने के लिए सेकंड ए भी होना चाहिए, सेकंड बी भी कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें से सेकंड ए सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है. मतलब ना तो कंडीशन फर्स्ट सेटिस्फाई हुआ, ना तो कंडीशन सेकंड सेटिस्फाई हुआ. दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं. and therefore Shri Praveen Kumar is non-resident in India. Therefore Shri Praveen Kumar is non-resident in India. तो अगर वो non-resident है तो हम लोग ऑर्डिनरी है या नहीं वो चेक करने के लिए जाएंगे ही नहीं, क्योंकि ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं है वो तभी चेक करते हैं जब वो क्या होता है? रेसिडेंट इन इंडिया. लेकिन श्री प्रवीण कुमार इंडिया में कौन है? नॉन रेसिडेंट. सो आवर आंसर इज ओवर हियर ओनली. तो हमारा आंसर यहाँ पर ही खत्म होता है कि मिस्टर ब्रेट ली, एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन.
दिया है क्वेश्चन में, इज एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार आ रहा है, ऑन 1st April 2015 and started a business in Mumbai. He went out of India on 1st April 2019 and came back to India on 1st January 2020. Was in India thereafter. April 2010 and 2015 दो बार पूछा है. 2015 में पहली बार है, मतलब इससे पहले कभी नहीं आया. मुंबई में बिजनेस स्टार्ट किया, मुंबई के बाहर चला गया, सॉरी इंडिया के बाहर चला गया 1st April 2019 में. तो 1st April पे आपको काउंट करना है. Came back to India on 1st January. 1st January से काउंटिंग होगा. And was in India thereafter. 2015 में आया, 1st April 2019 में चला गया, मतलब 31st March 2019 तक तो वो इंडिया में ही था. 1st April 2015 से लेके 1st April 2019 तक he was in India. वापस आ रहा कब? 1st January 2020 में, और उसके बाद वो इंडिया में ही है. हमारा पहला वर्किंग ग्रुप 1st April 2009 में जा रहा है, 19 में जा रहा है, द डे ऑफ डिपार्चर ही वेंट आउट ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर चला गया, ऑन कौन से तारीख में गया? 1st April 2019. सो डे ऑफ डिपार्चर इज कंसिडर्ड स्टे इन इंडिया. वापस कब आया? केम बैक टू इंडिया ऑन 1st January 2020. तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यहाँ पर तो है नहीं. 1st December को आया, उसके बाद इंडिया में ही है. तो जनवरी का पूरा महीना 31 डेज, फरवरी का पूरा महीना 29 डेज, मार्च का पूरा महीना 31 डेज. सो टोटल मिलाकर 31, 29, 31 यहाँ पर काउंट करते हो तो आपका ये 91 ही आता है. आपको ये 1 डे भी कैलकुलेट करना है. सो टोटल इज 92 डेज. टोटल इज 92 डेज. सेकेंड वाला वर्किंग आउट 1st April 2015 से पहले वो आया ही नहीं इंडिया में. 1st April 2015 से तो पहले इंडिया में आया ही नहीं. तो अगर इंडिया में आया ही नहीं है तो क्या होगा? 0 डेज. तो स्टेटस बन गया नॉन रेसिडेंट. 1st April 2015 में आया, वहां से लेके 1st April 2019 तक तो वो इंडिया में ही था. 1st April 2019 तक तो इंडिया में था, मतलब ये चारों साल पूरा साल वो इंडिया में है. तो 15-16 में 366 डेज होते हैं, पूरा साल है. 182 डेज का कंडीशन यहाँ पर पूरा हो गया इस साल के लिए, तो रेसिडेंट. 16-17 ये भी पूरा साल है, 365 डेज. 182 का डेज का कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया, बिकम्स रेसिडेंट. 17-18 पूरा साल इंडिया में है, 365 डेज कंडीशन पूरा हो गया, 182 डेज का बिकम्स रेसिडेंट इन इंडिया. 18-19 पूरा साल इंडिया में है, तो 182 डेज का कंडीशन जो है वो पूरा हो गया, बिकम्स रेसिडेंट इन इंडिया. तो 10 में से 4 साल वो रेसिडेंट है, और यहाँ पर ये 4 साल का काउंटिंग करते हो तो 1461 डेज आता है. टोटल 7 साल का भी स्टे 1461 डेज आएगा. Mr. Braitley is an Australian citizen. He will become resident in India in the previous year 2019-20 if he satisfies any one of the following conditions. 2 basic conditions. पहला कंडीशन है प्रीवियस ईयर में उसका स्टे होना चाहिए 182 डेज और मोर. हमने काउंट किया कितना स्टे उसका? 92 डेज. मतलब पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. फर्स्ट कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड. सेकंड कंडीशन में से पहला, सेकंड ए, 365 डेज होना चाहिए स्टे पिछले 4 साल में प्रीवियस ईयर छोड़कर. प्रीवियस ईयर छोड़कर पिछले 4 साल में स्टे कितना होना चाहिए? 365 डेज होना चाहिए. कितना स्टे हो रहा है? 1461 डेज. तो कंडीशन इज सेटिस्फाइड. कंडीशन इज सेटिस्फाइड. एंड प्रीवियस ईयर में स्टे होना चाहिए 60 दिन का. कितना दिन स्टे हो रहा है? 92 डेज. जो यहाँ पर है वही यहाँ पर 92 डेज, मतलब कंडीशन इज सेटिस्फाइड. तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, लेकिन सेकंड में से दोनों कंडीशंस पूरे हो रहे हैं. सेकंड में से दोनों कंडीशंस पूरे हो रहे हैं, दैट मींस सेकंड कंडीशन इज फुल्ली सेटिस्फाइड. तो दोनों में से एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 बेसिक कंडीशंस. तो रेसिडेंट बन गए मिस्टर ब्रेटली. सो मिस्टर ब्रेटली इज रेसिडेंट इन इंडिया. तो अगर ये रेसिडेंट है तो आगे जाके हमको चेक करना है वेदर इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट. सो मिस्टर ब्रेटली विल बिकम ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया if he satisfies both the additional conditions. पहला कंडीशन है पिछले 10 साल में, प्रीवियस ईयर छोड़कर पिछले 10 साल में वो कम से कम 2 साल क्या होना चाहिए? रेसिडेंट होना चाहिए. हमने वर्किंग नोट में देखा 10 में से 4 साल वो रेसिडेंट है. सो कंडीशन इज सेटिस्फाइड. कंडीशन इज सेटिस्फाइड. सेकंड वाले में लिखा है उसका स्टे इंडिया में 730 डेज या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए पिछले 7 साल में. प्रीवियस ईयर छोड़कर पिछले 7 साल में उसका स्टे इंडिया में कितना होना चाहिए? 730 डेज या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए. कितना स्टे हो रहा है? 1461 डेज.
कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो हमने यहाँ पर देखा था वर्किंग नोट में 4 साल रेसिडेंट है और ये 7 साल का स्टे काउंट करते, उसमें से 3 साल तो जीरो ही है और ये 4 साल में 1461 डेज है। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुए मतलब मिस्टर ब्रेटली इज एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। मिस्टर ब्रेटली इज एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। Therefore, final conclusion, Mr. Bradley is resident तो है ही है, resident and ordinary resident in India. So, Mr. Bradley is resident and ordinary resident in India. Question बढ़ते हैं, Mr. Ian citizen of USA, Indian citizen है ही नहीं, citizen of USA provides you the details of his visit during the last 7 years. तो ऐसा लिखा भी नहीं कि person of Indian origin है, ये विजिट के लिए आ रहा है और इंडियन ओरिजिन का पर्सन होगा तो हो सकता है उसके लिए वो सेकंड वाला कंडीशन लागू ना हो, लेकिन ये एक्सेप्शन में नहीं आएगा। एक तो सिटीजन ऑफ यूएसए और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है ऐसा लिखा भी नहीं है। प्रायर टू 1 अप्रैल 2013 ही डिड नॉट विजिट इंडिया, मतलब इससे पहले वो इंडिया में नहीं आया। 2019-20 का स्टे काउंट नहीं करेंगे क्योंकि दिया 180 डेज है। 2019-20 का स्टे काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 180 डेज तो दिया ही है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमको पिछले 10 साल का स्टे काउंट करना ही है। 13-14 से पहले तो वो इंडिया में आए ही नहीं। 18-19 ये 185 और उससे ऊपर वाला स्टे हमको काउंट करना है रेसिडेंशियल स्टेटस। तो 13-14 से पहले इंडिया में आए नहीं, तो पहले 4 साल में स्टे उसका इंडिया में 0 है, तो बन गया नॉन रेसिडेंट 4 साल में। 13-14 में उसका स्टे 130 है। देखो कंडीशन अप्लाई कैसे करना है। 182 डेज पूरा नहीं हो रहा है तो दूसरा कंडीशन चेक करते हैं। 60 दिन तो हो रहा है प्रीवियस ईयर में, 60 दिन और पिछले 4 साल में 365 डेज, लेकिन वो नहीं हो रहा है, मतलब ना फर्स्ट कंडीशन पूरा हुआ ना सेकंड कंडीशन पूरा हुआ, तो नॉन रेसिडेंट। 2014-15 की बात करते हैं, 95 डेज है, 182 डेज तो नहीं है, 60 दिन का है, लेकिन पिछले 4 साल को काउंट करोगे 1 2 3 4 तो 365 नहीं हो रहा है, मतलब सेकंड कंडीशन भी पूरा नहीं हुआ, तो ना फर्स्ट पूरा हुआ ना सेकंड पूरा हुआ, मतलब क्या बन गया नॉन रेसिडेंट। 15-16 में स्टे उसका 198 है, इट इज मोर देन 182 डेज, यहाँ पर डायरेक्टली रेसिडेंट बन गया। 16-17 यहाँ पर उसका स्टे 122 डेज का है, 182 डेज का कंडीशन पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन 60 दिन वाला कंडीशन पूरा हो रहा है, और पिछले 4 साल को काउंट करोगे यहाँ पर 198, 95, 130 तो ये मिलाकर 365 से ज्यादा हो रहा है, ये लगभग 200 इधर ही है, ये 300, ये 400 से ऊपर, मतलब यहाँ पर 60 डेज पूरा हो गया एंड प्रीवियस 4 ईयर में 365 डेज वाला कंडीशन भी पूरा हो गया, मतलब सेकंड कंडीशन पूरा हो गया, ये साल में वो क्या होगा रेसिडेंट होगा। 17-18 यहाँ पर तो 60 दिन से भी कम है, तो डायरेक्टली क्या बन गया नॉन रेसिडेंट। एंड 18-19 में 180 डेज से ज्यादा है तो क्या बन गया रेसिडेंट। तो पिछले 10 साल में से देखो, आपको ये कैलकुलेशन करना आना चाहिए, ये आप डायरेक्टली समझ सकते हो 180 डेज से ज्यादा है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। ये 60 दिन से ज्यादा है और उसके पिछले 4 साल का काउंट करेंगे तो वो 365 डेज से भी ज्यादा आएगा। तो 16-17 प्रीवियस ईयर की बात करते हैं, तो इस साल में 60 दिन या फिर उससे ज्यादा स्टे है, और उससे पिछले वाले 4 साल में 365 डेज से ज्यादा स्टे है, ये साल में भी वो क्या होगा रेसिडेंट होगा। तो पिछले 10 में से 3 साल वो क्या है रेसिडेंट है। Mr. Yen is a citizen of USA. He will become resident in India in the previous year 1920 if he satisfies any one of the following 2 basic condition. पहला कंडीशन है कि 1920 प्रीवियस ईयर में उसका स्टे 180 डेज या फिर ज्यादा होना चाहिए, 180 डेज ही दिया है क्वेश्चन में, तो कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। पिछले 4 साल में उसका स्टे 365 डेज या फिर ज्यादा होना चाहिए था, तो यहाँ पे पिछले 4 साल 1 2 3 4 इनको काउंट करेंगे 198, 122, 25 and 185, so that comes to 530। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, 365 मिनिमम था, 530 डेज हो गया स्टे, कंडीशन इज सेटिस्फाइड। एंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 60 दिन होना चाहिए, 180 डेज है, कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो सेकंड वाला कंडीशन पूरा सेटिस्फाई हो गया, and therefore he will become resident in India. Therefore he will become resident in India. Mr. Yen will become ordinary resident in India
इफ ही सेटिस्फाइज बोथ द एडिशनल कंडीशंस, ये दोनों कंडीशन पूरा होना चाहिए। उसमें से पहला लिखा है कि ही इज रेसिडेंट, ही हैज बीन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 इयर्स, 10 में से कम 2 साल वो रेसिडेंट होना चाहिए। हमारे इसमें देखा हमने 3 साल है, 3 बार वो रेसिडेंट है 10 में से, कंडीशन इज सेटिस्फाइड। पिछले 7 साल में उसका स्टे 730 होना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पर काउंट करते पिछले साल से 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो मिलाकर आपका स्टे आता है 755 डेज। कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो फर्स्ट कंडीशन is also satisfied, second condition also satisfied, both conditions are satisfied, and therefore Mr. Yen is an ordinary resident in India. Final conclusion हो गया, therefore Mr. Yen is resident and ordinary resident in India for the previous year 1920, that is for the assessment year 2020-21. Mr. Hemant Bhosle, a resident of USA, यूएसए का रहने वाला है, came to India for the first time on 1st May 2012, first time on 1st May 2012, मतलब इससे पहले वो इंडिया में कभी नहीं आया। He stayed here without break for 3 years and left for Japan on 1st May 2015. 1st May 2012 से लेके 1st May 2015 तक वो इंडिया में है। 1st May 2012 से लेके 1st May 2015 तक वो इंडिया में है। He returned to India on 1st April 2016, तो 16-17 के पहले दिन इंडिया में आ गया। And went back to USA on 1st December 2016, उसी साल में 16-17 में, उसी साल में वो यूएसए भी चला गया। He was posted back to India on 20 January 2020 and has been in India since then. उसका पोस्टिंग हो गया, मतलब वो एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया में आ रहा है। देखो हेमंत भोसले नाम से अगर इंडियन ओरिजिन भी लगता है तो भी वो एक्सेप्शन में नहीं आएगा, बिकॉज ही इज नॉट कमिंग फॉर विजिट इन इंडिया, ही वाज पोस्टेड, मतलब ही इज कमिंग हियर फॉर एम्प्लॉयमेंट। हेमंत भोसले जो यूएसए का है, नाम से अगर इंडियन ओरिजिन लगता भी है तो भी एक्सेप्शन में नहीं आएगा, बिकॉज ही इज नॉट कमिंग इन इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ विजिट बट फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सो ही विल नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सेप्शन and has been in India since then. फिर से एक बार, पहली बार कब आया? 1st May 2012, चला कब गया है? 1st May 2015, वापस कब आया? 1st April 2016, चला कब गया है? 1st December 2016, वापस इंडिया में कब आया? 20 January 2020। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर पहले 1920 की बात करता हूँ तो 1920 की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर 1st December में 2016 को तो यूएसए चला गया, तो 16-17 में तो यूएसए चला गया। उसके बाद 17-18, 18-19, 19-20, तो 19-20 के 20 जनवरी को इंडिया में आ रहा है, तो 19-20 में खाली 20 जनवरी से वो इंडिया में होगा। 20 जनवरी, तो 20 तारीख से वो इंडिया में, तो जनवरी के 19 दिन इंडिया में नहीं है। तो हमारा वर्किंग नोट अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में तो इंडिया में है ही नहीं। जनवरी के 20 तारीख को आ रहा है, जनवरी में टोटल डेज होता है 31, 20 तारीख से इंडिया में, मतलब 19 डेज वो इंडिया में नहीं था जनवरी के, सो 31 माइनस 19, तो 12 दिन वो कहाँ पर है? इंडिया में जनवरी के। फिर फरवरी का पूरा महीना, मार्च का पूरा महीना, सो टोटल मिलाकर आ गया 72 डेज, टोटल मिलाकर आ गया 72 डेज इन 1920। फिर से एक बार, 2016 में जो चला गया था वो इंडिया में वापस कब आया था? 20 जनवरी 2020 को, तो 20 जनवरी में आ रहा है, मतलब 20 तारीख से इंडिया में, तो जनवरी के 19 डेज तक वो इंडिया में नहीं है। टोटल महीना होता है 31 डेज का, उसमें से 19 दिन इंडिया में नहीं है, तो बचे हुए 12 दिन वो इंडिया में है जनवरी के। फरवरी का पूरा महीना, मार्च का पूरा महीना, तो टोटल हो गया 72 डेज। फिर यहाँ पर ये वाला वर्किंग नोट करते हैं। 1st May 2012 में पहली बार आया, मतलब पहले यहाँ पर 11-12 तक, मार्च 12 तक तो वो इंडिया में कभी आया ही नहीं, तो 0 डेज हो गया। 0 डेज मतलब स्टेटस क्या बनेगा? नॉन रेसिडेंट। स्टेटस क्या बनेगा? नॉन रेसिडेंट। अभी 12-13 का काउंट कैसे करेंगे? देखो 12-13 ये नॉन लीप ईयर, लीप ईयर नहीं है, तो पूरा साल का दिन होगा 365। अभी क्वेश्चन अगर पढ़ते हो तो 1st May 2012 में आया, तो हमारा जो 12-13 साल स्टार्ट होता है वो अप्रैल से होता है, लेकिन अप्रैल से नहीं आया, वो मई से आया। 1st May से, मतलब मई का महीना पूरा है, लेकिन अप्रैल का पूरा महीना वो इंडिया में नहीं था। अप्रैल का पूरा महीना वो इंडिया में नहीं था, तो अप्रैल के 30 दिन निकाल दो पूरे साल में से,
अप्रैल के 30 दिन पूरे निकाल दो उस साल में से, पूरे साल का दिन होगा 365, उसमें से अप्रैल महीना वो इंडिया में था ही नहीं, तो अप्रैल छोड़कर बाकी पूरा साल इंडिया में, तो 335 डेज। तो 12-13 में 182 डेज से ज्यादा डेज होता है तो डायरेक्टली क्या बन जाएगा, रेसिडेंट। उसके बाद वो कब चला गया, लेफ्ट 3 साल वो इंडिया में, और लेफ्ट फॉर जापान ऑन 1 में 2015, तो 15-16 में जा रहा है, तब तक तो वो इंडिया में ही है। तो 12-13 का तो हमारा 335 आ गया अप्रैल का छोड़कर, 13-14 पूरा साल इंडिया में 365 डेज रेसिडेंट बन गया, 14-15 पूरा साल इंडिया में 365 डेज रेसिडेंट बन गया। अभी 15-16 में देखो क्या पोजीशन है, एंड लेफ्ट फॉर जापान ऑन 1 में 2015, जापान के लिए चला गया 1 में 2015 में, 1 में 2015, 15-16 शुरू कब से होता है, अप्रैल से, तो अप्रैल का पूरा महीना वो इंडिया में था, 1 मई को जा रहा, मतलब जाने वाला दिन वो इंडिया में होगा, और उसके बाद वापस कब है, अगले साल है 16 में। तो यहाँ पर अप्रैल का पूरा महीना और 1 मई को जा रहा है 15 के, तो वो एक दिन, सो टोटल मिलाकर कितना हुआ, 31 डेज, टोटल मिलाकर कितना हुआ, 31 डेज। फिर 2016 के 1 तारीख को आ गया, 1 अप्रैल को आ गया, तो 1 अप्रैल से लेके वापस यूएसए कब जा रहा है, 1 दिसंबर, तो 1 अप्रैल से लेके 1 दिसंबर तक वो इंडिया में है, 1 अप्रैल से लेके 1 दिसंबर, या तो आप ऐसे काउंट करोगे, अप्रैल का 30, मई का 31, जून का 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 एंड फर्स्ट डे ऑफ दिसंबर, या तो आप ऐसा काउंट करोगे, या फिर 16-17 का पूरा साल का दिन होता है 365, उसमें से 30 दिन दिसंबर का नहीं है, कहां से ये 30 दिन, तो 1 दिसंबर को जा रहा है, मतलब 1 तारीख को वो इंडिया में था, टोटल दिसंबर 31 डेज का होता है, जिसमें से एक दिन वो इंडिया में है, मतलब कितना दिन इंडिया में नहीं है, 30 दिन नहीं है। फिर उसके बाद का जनवरी का 31 डेज वो इंडिया में नहीं है, फिर फरवरी का 28 डेज नहीं है, और मार्च का 31 डेज नहीं है, तो 365 में से ये निकाल दो, दिसंबर के 30 दिन इंडिया में नहीं है, जनवरी का 31 डेज इंडिया में नहीं है, फरवरी का 28 डेज इंडिया में नहीं है, एंड मार्च का 31 डेज इंडिया में नहीं है, तो उसका स्टे कितना है, 245। आप ये अलग तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो जैसे मैंने बताया था यहाँ पर 1 अप्रैल से काउंट करना चालू करोगे, अप्रैल के 30 दिन, अगर आपके पास बाजू में कैलकुलेटर है तो कैलकुलेट करना चालू कर दो, अप्रैल के 30 दिन इंडिया में है, मई के 31 डेज, जून के 30 दिन, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30 डेज और दिसंबर का एक दिन, तो वो आंसर भी आपका 245 ही आएगा। फिर वो चला गया 1 दिसंबर 2016 को, वापस 2020 में आया, मतलब 17, 18, 18, 19 में इंडिया में था ही नहीं, तो ये नॉन रेसिडेंट बन गया। तो पिछले 10 साल में वो रेसिडेंट कितनी बार है, 1, 2, 3, 4 बार रेसिडेंट है, पिछले 10 साल में वो 4 बार रेसिडेंट है। अभी देखते हो कंडीशन कैसे होगा, प्रीवियस ईयर में 72 डेज है इंडिया में, और पिछले 4 साल का काउंट करोगे तो ये 245 प्लस 31, 1 प्लस 5 6, 3 प्लस 4 7, 276 डेज है। पिछले 4 साल की बात करते हैं, 1, 2, 3, 4, तो 276 डेज हो रहा है। यहाँ पर श्री हेमंत भोसले इज अ रेसिडेंट यूएसए, केम टू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो वो इंडियन ओरिजिन का लग भी रहा है तो भी वो विजिट के लिए नहीं आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहा है, मतलब किस में नहीं आएगा, एक्सेप्शन में नहीं आएगा। He will become resident in India in the previous year 1920 if he satisfies any one of the following 2 basic conditions. He is in India during the previous year 1920 for a period of 182 days. हमने काउंट किया था कितना दिन स्टे आ रहा है उसका, 72 डेज, मतलब पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। दूसरे कंडीशन में पहला है ए, पिछले 4 साल में उसका स्टे इंडिया में होना चाहिए 365 डेज, हमने काउंट किया कितना आ रहा है वो, यहाँ पर 31 प्लस 245 0 0, तो 276 आ रहा है, तो 276 डेज से आ रहा है, तो कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। एंड प्रीवियस ईयर में 60 दिन होना चाहिए, 70 डेज हो रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन सेकंड कंडीशन पूरा सेटिस्फाई होने के लिए ए और बी दोनों होना चाहिए, जिसमें से बी सेटिस्फाई हो रहा है लेकिन ए सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब सेकंड कंडीशन पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, और फर्स्ट कंडीशन तो वैसे ही नहीं हो रहा है। दैट मीन्स व्हाट,
First condition is also not satisfied, second is also not satisfied, and therefore Shri Hemant Bhosle is non-resident in India. तो अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो आगे जाके हमको चेक ही नहीं करना कि वो ऑर्डिनरी है कि नहीं है. ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ये सिर्फ किसके लिए होता है, जो रेसिडेंट होता है. बट हेमंत भोसले इज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, तो आगे जाके वो चेक नहीं करना. तो फाइनल कंक्लूजन हो गया हमारा, श्री हेमंत भोसले इज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20, दैट इज फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-20. अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.